अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, इस कहानी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। मैं जब घर पहुंचा तो सुहेला ने कहा, भाईजान हमारी होमी बाजी की तबीयत खराब है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। मैंने पूछा, होमी कहाँ है? वो बोली, ऊपर कमरे में लेटी हुई हैं। मैं उम्मी जान के पास बैठ गया और मुराद भाई की शादी के बारे में उन्हें बताने लगा। इस दौरान सुहेला होमी को लेने चली गई। उम्मी जान ने पूछा, तमाम काम अच्छे तरीके से निमट गए ना शादी में? मैंने कहा, जी उम्मी जान, खाला आपका शुक्रिया अदा कर रही थी। तो उम्मी जान बोले, मैं मुबारकबाद देने खुद जाऊंगी जब मुझे घुटनों के दर्द से निजात मिल जाएगी। उम्मी जान के जोड़ों में अक्सर दर्द रहता था, जिसकी वजह से वो चलने फिरने से कासिर थी। मैंने देखा कि राबिया ड्रामा देख रही थी। वो अक्सर ड्रामों में ही क्यों रहती थी। इस वक्त स्क्रीन पर आमा बुखारी और डॉक्टर हादी किसी मौके पर बातचीत कर रहे थे। राबिया ने मुझे देखते हुए कहा, भाई ये बहुत अच्छा ड्रामा है। ये लड़की गांव से शहर डॉक्टर बनने आई है। तो मैं इसके करीब जाकर बैठ गया और बोला, मेरी गुड़िया मैं जानता हूँ, मैंने थोड़ा सा ये ड्रामा देखा हुआ है। राबिया बोली, भाई ये लड़की एहसन खान को मिलनी चाहिए, आप फिर इस डॉक्टर को। मैंने कहा, मेरी बुढ़िया मैं तो चाहता हूँ ड्रामे में इस लड़की की शादी एहसन से ही हो, मगर ये ड्रामा एक नाविल खाजस्ता पर है जिसमें इसका मंगेतर दुश्मन मार देते हैं। राबिया बोली, भाई क्या ये सच है? मैंने कहा, नहीं ये झूठ है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। तो वो मुझसे लिपट गई और बोली, भाई मैं भी चाहती हूँ कि खुजस्ता की शादी दर्जई से हो, पर तुम तो कुछ और ही बोल रहे हो। मैंने इसके माथे पर बोसा लेते हुए कहा, मेरी गुड़िया मैं झूठ बोल रहा था। तुम सीरियल एंजॉय करो, फिर देख लेना जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही होगा। हमारे पीछे ऐमन खड़ी थी, वो हमारी बातें सुन रही थी। वो मुझे डांटते हुए बोली, क्यों हमारी गुड़िया को सता रहे हो? मैंने कहा, अब मैंने भला क्या कर दिया है? वो बोली, तुम कह दो कि खुजस्ता सिर्फ दर्जई को ही मिलेगी। मैं बोला, जी कह तो दिया है, हम बातें कर ही रहे थे कि हमारी नौकरानी सदफ चाय लेकर आ गई। चाय गे साहिब, मैंने सामने पड़ी मेज की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी यहीं रख दें। और वो चाय रख कर जाते हुए बोली, इमरान साहिब मैंने आपसे एक बात करनी थी। मैंने कहा, जी करें बात। तो वो बोली, पहले आप बीबी जी की दवाई ले आएं। मैंने देखा तो सुहेला होमी को लेकर कमरे की तरफ आ रही थी। होमी अपने पेट पर हाथ रख कर बोझल कदमों से चल रही थी, वो शायद तकलीफ में थी। मैंने इससे पूछा, जी क्या हुआ हमारी घर की रौनक को? तो वो कराहते हुए बोली, भाई जब से घर आई हूँ पेट में दर्द हो रहा है। मैंने पूछा, अकेले दर्द ही है या फिर मोशन भी लगे हुए हैं? तो वो बोली, नहीं अभी दर्द ही है। तो मैंने सदफ से कहा, जाओ किचन में और अनार के छलके का पाउडर ले आओ। तो होमी बोली, भाई मैंने नहीं खाना, वो पाउडर बहुत कड़वा है। सुहेला बोली, मैंने इस दिन ये अनार के छलके वाला पाउडर खाया था, मोशन भी ठीक हो गए थे और पेट का दर्द भी। सदफ ने आधा चमचा पाउडर इसे दिया और पानी का गिलास भी दिया। होमी ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद इसे खा लिया। मैंने कहा, अब लेट जाएं, मुझे पानी लगाने भी जाना है। तो सुहेला बोली, भाई जल्दी आ जाना, हमें डर लगता है जब आप घर में नहीं होते। तो ऐमन बोली, डर किस बात का? शेरनी है ना आप लोगों के साथ। मैंने कहा, बड़ी आई शेरनी, तुम एक काम करो, तुम जाओ पानी लगाने में घर पर आराम करता हूँ। ऐमन डरते हुए बोली, नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं जाती, अगर वहाँ शेर आ गया तो फिर मैं क्या करूँगी? मैंने अपनी तरफ किसी को मुतवज्जे न पाकर आहिस्ता से कहा, तुम शेरनी हो तो शेर को थोड़ी सी दे देना, वो चला जाएगा। ऐमन बोली, मैं शेर को देने की मजाल है कि वो मुझे कुछ कह सके? मैं बोला, जब तुमने शेर को देना ही नहीं है तो फिर शेरनी क्यों बन रही हो? ऐमन मुस्कुराते हुए बोली, मैं क्यों दूं? शेर की हिम्मत है, वो लेकर दिखाए। अब वो मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, चलिन छोटे नवाब अब लेट हो रहे हैं, ये ना हो सारा पानी प्रेश ही लगा ले, वैसे बड़ी प्यासी जमीन है इसकी। मैंने कुला उठाया और दरवाजे की तरफ चला गया। इसने दरअसल मुझे खबरदार किया था कि प्रेश पानी चोरी और जबरदस्ती करेगी। तुम इसे डांट क्यों नहीं करते कि वो तुमसे डरे? सूरत हाल तो ये थी कि मैं इस उठरी भिड़वी से अपने हक बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। मैंने देखा होमी अब लेटी हुई थी, वो शायद दर्द की कैफियत से निकल चुकी थी। सुहेला किचन में थी, दूध गर्म कर रही थी। मैं जब दरवाजे पर पहुंचा तो ऐमन मेरे पीछे पीछे थी। इसने मुझसे कहा, नवाबजादे जहाँ नफरत काम न करे वहाँ मोहब्बत और दोस्ती का बीज बो दें, समझे ना मेरी बात? मैं बोला, साली तुम मेरी तरफ हो या प्रेश की तरफ? ऐमन मेरे करीब होते हुए बोली, मैं तो तुम्हारी तरफ हूँ, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ। जब तुम इससे प्यार करोगे तो वो तुमसे डरेगी, वरना वो चौधराहट कायम कर लेगी और तुम पर अपना रोब जमा लेगी। मैंने इसे पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, ऐसे तो? वो कांपते हुए होंठों से बोली, हाँ ऐसे तो। मैं बोला, ऐसे ही ना? तो वो डरते डरते बोली, तुम तो मुझ पर ही लाइन मारने लग गए। मैं बोला, यार जब मेरी उस्तानी बन रही हो तो कुछ सिखा भी दो। ऐमन हिचकिचाते हुए बोली, शर्म करो, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ और तुम मेरे भाई जैसे हो। मैं बोला,
भाई तो नहीं हूँ, भाई जैसा ही हूँ। एमन शायद मेरी बेचैनी को महसूस कर चुकी थी। वो बोली, तुम कुछ भी कहो पर हो तो तुम मेरे भाई ही हो ना। इस बार इसने भाई थोड़े चढ़ा देने वाले अंदाज में कहा था। मैं बोला, भाई क्या मुलाकात नहीं कर सकता? एमन ने मुझे पीछे धकेलते हुए कहा। मैं करने दूंगी तो ही ना। मैं दूर खड़ा ही इसे शहवत अंगेज नजरों से देखते हुए बोला, तुम खुद भी हवस में जल रही हो और मुझे भी जला रही हो। मैंने इसका जवाब सुने बगैर कुला उठाया और पानी लगाने चल पड़ा। आज वैसे भी बारिश का मौसम था और आसमान पर बादल गरज रहे थे। मैं जब खेतों में दाखिल हुआ तो निकलस और जीसिका लकड़ियां उठाकर अंदर रख रहे थे। मैंने जीसिका से कहा, बारिश अभी बहुत दूर है, तुम अभी से सूखा भूसा छुपा रही हो। तो वो बोली, नवाबजादे तुम्हें नहीं पता फिर गिलापन तंग करता है लकड़ियों का। मैंने निकलस से कहा, यार वो सब्जियां तोड़नी हैं तो सुबह मुझे मत बुलाना, खुद ही बेचने ले जाना। तो वो बोला, सुबह हमने नहीं जाना सब्जी बेचने, हम कल शादी पर जा रहे हैं। मैं बोला, फिर वापसी कब तक होगी? तो वो बोला, मैं और शीमा 2 दिन बाद वापस आएंगे, जबकि नवीद और जीसिका बाजी बारात के अगले दिन तक वापस आ जाएंगे। मैं बोला, फिर तो ठीक है, आगे बड़ी ईद आ रही है, बस 4 दिन हैं, वो ठीक से गुजार ले, फिर देखेंगे। मैं जब नुक्कड़ पर पहुंचा तो प्रेश के अबू जमील चचा अलमारूफ जमाली अंकल बेंच पर टार्च लेकर बैठे हुए थे और प्रेश नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहा, सलाम चचा, कैसे हो? तो वो सिगरेट पीते हुए बोले, ठीक है पत्तर, मैं कब से देख रहा हूँ कि मिनट तो चंद ही रह गए हैं पर नवाबजादा अभी तक नहीं आया। तो मैं भी बेंच पर बैठकर चचा के साथ 2-3 मिनट की मुख्तसर सी महफिल जमाते हुए बोला, जी चचा मैं आ गया, देखो वक्त तो करीब ही है, अब सुनाई, अब तो रात को नजर आता है ना? तो जमील चचा बोले, नहीं यार, मैं तो बस परी की मदद करने आया हूँ। वो कह रही थी आज बादल गरज रहे हैं तो इसे डर लग रहा है। मैं बोला, ये भी अच्छा है। मेरी नजरें अब तक इसे ढूंढ रही थीं क्योंकि मैं इससे छेड़खानी बहुत इंजॉय करता था। मैंने देखा कि वो नहर के किनारे चली आ रही है तो मैं बोला, चंगा चचा मैं भी टूटशी बांध लूं। तो जमाली चचा बोले, जाओ पत्तर वक्त से बांध लो। मैंने अपने खेत जहां तरबूज लगे हुए थे वहां से टूटशी दे दी क्योंकि इस खेत में जल्द फल हो जाना था। इसमें तरबूज की तैयार फसल थी, इस फसल को बस पानी भराए जाने का नाम ही देना था। मैं नहर के किनारे किनारे चलकर प्रेश के सब बंद चेक करने लगा क्योंकि वो अक्सर पानी तोड़ लेती थी। वो मुझे इस तरह से बंद चेक करते देखकर मुस्कुराई और बोली, नवाबजादे बेफिक्र हो जाओ, आज मैं हाथ हौला ही रखूंगी, तुम तो कुछ ज्यादा ही मोहतात हो गए हो। इसकी आवाज सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो मेरी तरफ टॉर्च मारते हुए बोली, मैं अपने हमसाइयों की हक तलफी नहीं करूंगी। मैं बोला, शुक्रिया जनाब। वो मुस्कुराते हुए मेरे करीब आ गई। इसने पिट के साथ नीला शर्ट पहन रखा था। अंधेरी रात में भी इसका चेहरा चमक रहा था। टॉर्च की मध्यम रोशनी मुझसे टकराकर उसके चेहरे पर पड़ी रही थी। इसके सुर्ख होंठ मेरे ऊपर एक मसरूर कुन सी ख्याली खुशबू बखेर रहे थे। वो बोली, आज ना फिर फरहान आया था? मैंने पूछा, क्या कह रहा था वो, और कब आया था प्रेश? वो बोली, ना बाइक पर आया था, साथ में इसका एक बंदा भी था। मैं बोला, क्या कह रहा था वो, और फिर अब वो असलहा भी लाने लगा है? ये तो बहुत खतरनाक सूरत हाल है। प्रेश चुप हो गई। मैंने फिर से पूछा, क्या कह रहा था वो? तो वो बोली, वो मेरी उम्मी से कह रहा था कि मुझे प्रेश का हाथ चाहिए। मैं बोला, वो तो खुद नशा पी कर बिका मारता रहता है। तो वो मेरी बात काटते हुए बोली, नहीं इस बार वो कमीना अल्टीमेटम देकर गया है। मैंने पूछा, क्या अल्टीमेटम दिया है इसने? तो वो बोली, वो कह रहा है बड़ी ईद के बाद अगर मेरी माँ ने मेरा हाथ इसे ना दिया तो वो मुझे घर से उठाकर ले जाएगा। साथ ही वो फावट फावट कर रोने लगी और बोली, अबू ने आपको कुछ नहीं बताया? तो मैं बोला, नहीं जमील चचा ने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया है। इतने में बिजली कड़क गई। बादलों की इस गरज से वो डरती हुई मेरे सीने से लग गई। इसके सीने में धड़कता हुआ दिल मुझे साफ महसूस हो रहा था। बेशक वो डर कर ही मेरे सीने से लगी थी पर बिजलियां मेरे सीने पर भी गिरी थीं। वो एक मुख्तसर सी कुर्बत के बाद मुझसे अलग हुई और डरते डरते बोली, इस बार फरहान बड़े गुस्से में था। कहता था अगर प्रेश ने मुझसे शादी से इनकार किया तो फिर मैं इसे गोली मार दूंगा। मैंने इसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो और ये कार्ड रख लो, इस पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। अब जब भी वो आए तो मुझे एक कॉल लाजमी करना। और वो बोली, जी मैंने तो आज भी कामे भाई से कहा था कि वो नवाबजादे को बिला लाएं मगर वो था कि डर के मारे हिला ही नहीं। इसने मेरा कार्ड लिया और दूसरी तरफ मुनकर के अपनी कमीज में रख लिया। मैंने इसे देख लिया था तो वो शर्मा गई और बोली, मैं घर जाकर मोबाइल में महफूज कर लूंगी। परेश शरारत करते हुए बोली, वैसे एक बात कहूँ तुमसे? मैं बोला, जी फरमाइए, क्या कहना है अब तुझे? परेश बोली, तुम तो पूरी 3-4 दिन इस अंग्रेजनी के पीछे ही पड़े रहे, तुम्हें अपने देश के लोग अच्छे नहीं लगते क्या? इसकी बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। वो जूलियट की बात कर रही थी। मैं बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो अपनी एक अब्रू उठाते हुए बोली, फिर कैसी बात है? मैं बोला,
वो ना हैदर को जूलियट की नंद से खुफिया तौर पर मिलना था, इसलिए मैंने जूलियट से बात की थी। मेहंदी में रश ज्यादा था तो सब लोग जूलियट और सानिया के साथ सेल्फीज बनवा रहे थे, तो हैदर की महबूबा इसे वक्त नहीं दे रही थी। प्रेश मुस्कुराते हुए बोली, मैं इतनी भी नादान नहीं कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को समझ ना सको। मैं हड़बड़ाती हुए बोला, तुम बड़ी जासूसी करती हो मेरी, और मैंने क्या कर दिया है या मेरे दोस्तों ने क्या कर दिया है? मैं हड़बड़ा कर बोला, तुम बड़ी जासूसी करती हो मेरी, और मैंने क्या कर दिया है या मेरे दोस्तों ने क्या कर दिया है? प्रेश ने एक चुभते हुए अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, क्या किया? तुम्हें याद नहीं आ रहा? जब तुम्हारा दोस्त हैदर जूलियट से बात कर रहा था तो तुम क्यों इसकी नंद सानिया से इतनी देर तक अलग खड़े होकर मुस्कुराहटों और कहकहों का तबादला कर रहे थे, गोया तुम्हारे दरमियान कोई पुरानी दोस्ती हो। और फिर जब वो ग्रुप फोटो ले रही थी तो तुमने अपना हाथ उसके कंधे पर इतनी आसानी से रख दिया जैसे कोई हक हो। मैंने तो तुम्हें दूर से देखा था। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। ये लड़की वाकई कितनी बारीक बीनी से हर चीज नोट करती थी। मैंने कहा, अरे वो तो बस एक आम सी बात थी। वो खड़ी थी, मैंने इसकी पोजीशन देखी और अच्छा लगा तो हाथ रख दिया। इसमें बुराई क्या है? प्रेश ने आंखें तंग करते हुए कहा, बुराई वही है जो दिल में है। तुम्हारे दिल में क्या है ये तो तुम्हें ही मालूम है, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी इस अंग्रेजनी की नजरें भी कहीं और थीं। वो भी तो तुम्हारे दोस्त की बजाय किसी और की तरफ देख रही थी। ये सुनकर मुझे थोड़ी सी बेचैनी हुई। मैंने कहा, चुल्लू छोड़ो ये बातें, तुम्हारा फरहान ही काफी परेशानी है। इसके मामले में मैंने जो कहा है वो करो। हर सूरत मुझे फोन करना। वो संजीदा हो गई और बोली, मैं करूंगी, पर तुम यकीन दिलाते हो ना कि इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी और उसकी कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए। वो बहुत गुंडा है। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा और पुरएतमाद लहजे में कहा, प्रेश में हूं ना, तुम फिक्र मत करो। अब तुम घर जाओ वरना चचा परेशान होंगे। वो टार्च की रोशनी में मेरी आंखों में देखती रही, फिर हल्के से सर हिलाकर पीछे हटी। तुम भी जल्दी से पानी लगाकर वापस आ जाओ, बादल बहुत गरज रहे हैं, कहीं बारिश शुरू हो जाए। मैंने हाँ में सर हिलाया। वो मुड़ी और नहर के किनारे किनारे अपने घर की तरफ चल पड़ी। मैंने इसे जाते हुए देखा। इसकी चाल में एक खास तरह की नजाकत थी जो उसके मजबूत और खुद एतमाद रवैये के बरक्स थी। मैंने एक गहरी सांस ली और टूटशी की तरफ मुड़ा। काम पर तवज्जो देने की कोशिश की, मगर प्रेश की बातों ने मेरे जहन को घेर रखा था। इसका फरहान के बारे में डर हकीकी था। वो एक बदमाश किस्म का लड़का था जो इलाके में अपनी धौंस के लिए मशहूर था। मैंने पानी का बहाव चेक किया। चंद जगहों पर प्रेश ने दुरुस्त कहा था, नहर के किनारे थोड़ा बहुत पानी टपक रहा था। मैंने वहां मिट्टी डालकर इसे ठीक किया। काम करते हुए मेरा जहन एमन की तरफ भी जा पहुंचा। इसका मेरे साथ रवैया कभी बहन जैसा शौक था तो कभी इसमें एक अजीब सी कशिश थी। मुझे मालूम था कि वो क्या महसूस करती है और मैं भी, मगर घर के ताल्लुकात और रिश्तों की पेचीदगी ने हमेशा एक फासला कायम रखा। इसके बरक्स प्रेश के साथ बातचीत में एक खुलापन था, शायद इसलिए कि वो बाहर की थी, हमारे घरेलू दायरों से आजाद। अचानक आसमान पर बिजली चमकी और एक जोरदार गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। बूंदें बड़ी और तेज थीं। मैंने जल्दी से अपना काम मुकम्मल किया और कुला कंधे पर रखकर घर की तरफ भागा। बारिश तेजी से जमीन को तर कर रही थी और हुआ में खुशगवार सही की महक फैल गई थी। मैं घर पहुंचा तो सुहेला दरवाजे पर खड़ी थी। अरे भाई, बिल्कुल तर हो गए, जल्दी अंदर आए। मैं अंदर दाखिल हुआ तो ऐमन ने मुझे तौलिया देते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि जल्दी आ जाओ। इसकी आंखों में एक खास चमक थी। मैंने तौलिया लेकर सर और चेहरा पोंछा। होमी कैसे है? मैंने पूछा। सुहेला बोली, अब बेहतर है। आपके बताए हुए पाउडर ने काम कर दिया है, दर्द कम हो गया है। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। उम्मी जान का कमरे से आवाज आई, बेटा तुम भीग गए होगे, गर्म चाय पी लो। और मैं उनके कमरे में गया। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैंने उनके पास बैठकर हाथ चूमा। उम्मी अब कैसा महसूस कर रही हैं? उन्होंने मुस्करा कर कहा, बस यही पुराना दर्द बेटा। तुमने खाना खाया? मैंने कहा, अभी नहीं, पहले चाय पी लेता हूँ। सुहेला चाय लेकर आई। मैंने गर्म गर्म चाय का घूंट लिया। बाहर बारिश की आवाज एक तसलसल बनाए हुए थी। इतने में ऐमन भी कमरे में आ गई। वो उम्मी जान के पास बैठ गई और उनके पांव दबाने लगी। उम्मी जान ने इसका हाथ थामा। मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं, तुम सब ने मेरी बहुत खिदमत की है। मैंने चाय पीकर कप नीचे रखा और कहा, उम्मी मैंने आज जमील चचा से बात की। उनकी बेटी प्रेश के बारे में एक मसला है। उम्मी जान की आंखों में फिक्र चमक उठी। हाँ बेटा, मैंने भी सुना है, वो फरहान वाला लड़का परेशान कर रहा है। ये बड़ी मुश्किल बात है। जमील गरीब आदमी है, इसकी कहाँ मजाल के इस गंडे का मुकाबला कर सके। अब मैंने कहा, उम्मी आप फिक्र न करें, मैं इस मामले को देखूंगा।
ऐमन ने मेरी तरफ गहरी नजर से देखा मगर कुछ नहीं बोली। रात गए जब सब सो चुके थे, मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा बारिश देख रहा था। मेरा जहन एक तरफ प्रेश की परेशान कुन सूरत हाल पर था तो दूसरी तरफ ऐमन के साथ घरेलू ताल्लुकात की उलझन पर। मैं जानता था कि फरहान जैसे आदमी से निपटना आसान नहीं होगा। इसके पास असलहा था और वो जज्बाती तौर पर गैर मुस्तकिल था। मुझे एक ऐसी हिकमत अमली बनानी थी जो प्रेश को तहफ़्फ़ुज़ दे सके बगैर किसी बड़े तसादुम के। मेरे लिए ये सिर्फ एक पड़ोसी की मदद का मामला नहीं था। परेश की आंखों में जो एतमाद और बेबसी थी वो मुझे इसकी तरफ खींच रही थी। मैंने फैसला किया कि सुबह उठते ही अपने दोस्त नदीम से बात करूंगा, जो इलाके के एक मुअज़्ज़ज़ रहनुमा के तौर पर जाने जाते थे। शायद वो किसी तरह फरहान को समझा सके। और फिर ऐमन थी, इसकी शौख गुफ्तगू, इसकी वो निगाहें जो कभी मेरे अंदर तक उतर जाती थी। मैं जानता था कि हमारे दरमियान एक गैर महसूस कशिश है जो दोनों ही तस्लीम करने से गुरेज़ा हैं। वो भी शायद इसी उलझन में मुब्तला थी। इसने आज शाम जो कुछ कहा था वो महज एक बहन भाई की झड़प नहीं थी। इसमें एक दबी हुई ख्वाहिश थी, एक सवाल था। मगर हमारे मुआशरे के उसूल, घर के तकद्दुस और एक दूसरे के एहतराम में हमेशा हमें एक लकीर के अंदर रहने पर मजबूर किया था। मैंने खिड़की बंद की और बिस्तर की तरफ चला गया। बाहर बारिश की आवाज़ एक लोरी बनकर मेरे साथ थी और मैंने सोचा कि कल नई सुबह नए फैसले लेकर आएगी। सुबह की पहली किरणों के साथ ही मैं बेदार हो गया। बाहर बारिश रुक चुकी थी और फिजा में ताजगी और जमीन की महक बिखरी हुई थी। मैंने जल्दी से वुजू किया और नमाज पढ़ी। नमाज के बाद जब मैं चाय की प्याली लिए बरामदे में बैठा हुआ था तो ऐमन भी वहां आ खड़ी हुई। वो अभी नींद से खिंची हुई थी। इसके बाल बिखरे हुए थे मगर इसमें एक बेसाख्ता खूबसूरती थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, सुबह बखैर नवाबजादे। कल रात की बारिश ने तो मौसम को जादू कर दिया है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, सुबह बखैर शहजादी। हाँ वाकई हुआ में एक ताजगी है। वो मेरे करीब आकर कुर्सी पर बैठ गई। एक लम्हा खामोशी रही, फिर इसने आहिस्तगी से कहा, कल रात तुम्हारी प्रेश के बारे में बात सुनकर मुझे डर लगा। वो लड़की बहुत मजलूम लगती है। मैंने चाय का झूंट लेते हुए कहा, हाँ वो वाकई मुश्किल में है मगर मैं इसे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ऐमन ने मेरी तरफ गहरी नजर से देखा, जैसे मेरे अल्फाज के पीछे छुपे जज्बों को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर बोली, तुम्हें इससे कोई खास दिलचस्पी है? इसके सवाल में एक बेचैनी थी। मैंने चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा, ऐमन वो एक मजबूर लड़की है जिसे मदद की जरूरत है, उसके सिवा और कुछ नहीं। तुम्हें ये सब क्यों सता रहा है? ऐमन ने अपनी निगाहें नीची कर लें और अपनी चाय को चम्मच से हिलाने लगी। मुझे नहीं मालूम, बस मैंने कल रात तुम्हें इसकी फिक्र में देखा तो वो जुमला मुकम्मल न कर सकी। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो चौंक उठी मगर अपना हाथ वापस नहीं खींचा। मैंने नरमी से कहा, ऐमन तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हमारे दरमियान जो है वो बहुत खास है और वो महफूज है। इसकी आंखों में नमी चमक उठी। वो बोली, मगर कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं ये सब गलत ना हो जाए। मैंने इसका हाथ थोड़ा सा दबाते हुए कहा, कुछ भी गलत नहीं होगा। हम दोनों समझदार हैं, बस तुम पर सुकून रहू। इस वक्त सुहेला किचन से बाहर आई और हमने फौरन अपने हाथ अलग कर लिए। इसने हमें एक नजर देखा मगर कुछ ना कहा, बस मुस्करा कर बोली, उम्मी जान ने नाश्ते के लिए आमलेट बनाने को कहा है। कौन सा आमलेट पसंद है आप लोगों को? ये मामूली बातचीत थी मगर इसने फिजा में फैली कशीदगी को हल्का कर दिया। नाश्ते के बाद मैंने नदीम को फोन किया। मैंने इसे पूरी सूरत हाल समझाई। नदीम ने गौर से मेरी बात सुनी और फिर कहा, अरे भाई, ये फरहान तो वाकई एक बिगड़ा हुआ लड़का है। इसके वालिद भी इसे संभाल नहीं पाते। मगर तुम परेशान मत हो, मैं इसके बड़े भाई से बात करता हूँ। वो थोड़ा समझदार है। हम इसे समझाएंगे कि इस तरह की धमकियां दुरुस्त नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो हम मोहल्ले के बुजुर्गों को भी साथ लेकर बात करेंगे। इसकी बातों ने मुझे थोड़ा सुकून दिया। नदीम ने मजीद कहा, मगर तुम खुद भी होशियार रहना। ऐसे लोगों से निपटते हुए जज्बाती नहीं होना चाहिए। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और फोन रख दिया। दिन भर में घर के कामों में मसरूफ रहा। होमी की सेहत में बेहतरी आ रही थी। उम्मी जान के दर्द के लिए मैंने उन्हें गर्म पानी से सिंक किया। दोपहर के खाने के बाद जब सब आराम कर रहे थे, मैं बाहर निकल आया ताकि प्रेश से मिल सकूं और इसे नदीम की बात बता सकूं। जमील चचा का घर हमारे से थोड़ी दूर था, एक छोटे से बाग के करीब। मैं वहां पहुंचा तो देखा कि प्रेश घर के सहन में कपड़े धो रही थी। इसने मुझे देखा तो मुस्करा कर सलाम किया। मैंने करीब जाकर कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कल रात बारिश में तुम भीग तो नहीं गई थी? वो हंस पड़ी, नहीं, मैं तो घर पहुंच गई थी। अब कैसे हैं? मैंने इसे नदीम की बात बताई। वो सुनकर खुश हुई, शुक्रिया, वाकई आपने मेरी बहुत मदद की है। फिर इसने अचानक अपना चेहरा संजीदा कर लिया। मगर आज सुबह फरहान फिर आया था, मेरा दिल धक से रह गया। क्या कहा इसने? प्रेश ने आवाज को दबाकर कहा,
वो बहुत गुस्से में था। कहने लगा कि ईद के बाद वाला अल्टीमेटम अब तब्दील हो गया है। इसने कहा कि अगर मैंने इससे बात करने से इनकार किया तो वो मेरे घर पर ही हंगामा कर देगा। इसने मेरे अबू को भी धमकी दी है। मैंने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद की। ये बहुत ज्यादा हो गया, तुम्हें फौरन पुलिस को इत्तला देनी चाहिए। प्रेश ने मायूसी से सर हिलाया। पुलिस? वो तो इसके साथ मलती है, इसके चचा पुलिस में हैं, हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं। मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा, प्रेश मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने अपने दोस्त से बात की है, वो भी इक़दाम करेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद इस फरहान से बात करूंगा। वो मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। आप वाकई मेरी मदद करेंगे? मैंने पर एतमाद अंदाज में कहा, हाँ जरूर, अब तुम परेशान मत हो, जो होगा देखा जाएगा। वहां से वापस आते हुए मेरे कदम भारी थे। मैं जानता था कि फरहान जैसे शख्स से निमटना खतरनाक हो सकता है, मगर मैं प्रेश को इसकी जद में नहीं छोड़ सकता था। घर पहुंचते ही मैंने नदीम को दोबारा फोन किया और नई सूरत हाल से आगाह किया। नदीम ने कहा कि वो फौरन फरहान के बड़े भाई से राब्ता करेगा और मुमकिना तौर पर शाम तक हम सब मिलकर कोई फैसला करेंगे। शाम को जब सूरज ढल रहा था, नदीम ने मुझे इत्तला दी कि फरहान का बड़ा भाई बातचीत के लिए तैयार है। हमने मकामी चाय की दुकान पर मिलने का वक्त तय किया। मैं वहां पहुंचा तो नदीम और फरहान का बड़ा भाई, जिसका नाम वसीम था, पहले से मौजूद थे। वसीम एक दुबला पतला संजीदा चेहरे का आदमी था। हमने सलाम दुआ के बाद बात शुरू की। नदीम ने मामले को निहायत माकूल अंदाज में पेश किया। वसीम ने गौर से सुना और फिर कहा, देखो दोस्तों, मैं अपने छोटे भाई के रवैये से वाकिफ हूँ। वो वाकई बहक गया है। मैंने इसे बहुत समझाया है, मगर वो नशे की वजह से अपनी अक्ल खो चुका है। मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इसे काबू में रखने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वो फिर कभी प्रेश उसके घर वालों को तंग करेगा तो आप मुझे फोन करना, मैं खुद इसे संभालूंगा। वसीम की बातों में इखलास था। मैंने महसूस किया कि वो वाकई शर्मिंदा है। मैंने कहा, वसीम भाई, हम आपकी बात का एहतराम करते हैं। हम नहीं चाहते कि मामला बिगड़े। बस आप अपने भाई को समझाएं कि धमकियां देना और किसी की जिंदगी अजीरन करना कोई रास्ता नहीं है। वसीम ने वदा किया कि वो फरहान को जरूर समझाएगा और उसकी निगरानी करेगा। हमने चाय पी और अलग हो गए। वापसी पर मैंने प्रेश को फोन करके बात बताई। वो राहत की सांस लेकर बोली, अल्लाह आपका भला करे। मुझे उम्मीद है कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने भी दुआ की कि ऐसा ही हो। घर पहुंचकर मैंने उम्मी जान और एमन को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। उम्मी जान ने दुआ दी और कहा, बेटा तुमने अच्छा किया जो इस बेबस लड़की की मदद की, मगर अब खुद भी मोहतात रहना, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं होता। एमन ने खामोशी से मेरी बात सुनी। जब मैं अपने कमरे में जाने लगा तो वो मेरे पीछे आई। तुम बहुत बहादुर हो, इसने आहिस्तगी से कहा। मैं मुड़कर उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में फखर और फिक्र का अजीब इम्तिजाज था। मैंने मुस्करा कर कहा, बहादुर नहीं, बस इंसान हो। वो करीब आई और बगैर कुछ कहे मेरी बाह पर हाथ रखा। इस छोटे से लम्स में एक कहानी थी, एक खामोश वदा था और एक ऐसा सुकून था जो अल्फाज से बाहर था। फिर वो पीछे हटी और चलती बनी। मैं कमरे में दाखिल हुआ और खिड़की से बाहर देखने लगा। शाम का सूरज उफ़ुक़ में डूब रहा था। आसमान पर नारंगी और गुलाबी रंगों का एक दिलकश इम्तिजाज था। मैंने महसूस किया कि जिंदगी हमेशा चैलेंजेस लेकर आती है, मगर उन चैलेंजेस का सामना करने की हिम्मत हमें इंसान बनाती है, और बाज रिश्ते खामोशी में भी हमारा साथ देते हैं। कल एक नया दिन होगा, नई उम्मीदों और नई जिदोजहद के साथ। मगर इस लम्हे में सिर्फ मौजूदा सुकून में जी रहा था।